हेलो फ्रेंड्स। आज मैं अपनी किया सर्विस की 30,000 किलोमीटर वाली सर्विस कराने जा रहा हूं और इस सर्विस में कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे काम कराऊंगा जो लाइफ बढ़ा देगा आपकी डीपीएफ की, क्योंकि BS6 आने के बाद डीजल इंजन की लाइफ वैसे ही कम हो गई थी। बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत पड़ती है, सेंसिटिव होती हैं ये गाड़ियां, एक पार्ट से दूसरे का रिलेशन होता है। अगर इसको मेंटेन नहीं किया तो दूसरा खराब हो जाएगा और दूसरे की वजह से इंजन सीज हो जाएगा। मेन प्रॉब्लम आने से पहले प्रिवेंशन के तौर पे आप जो काम करेंगे डीजल इंजन कार के साथ, हर 30,000 किलोमीटर पे अगर ये होता चला गया तो आपकी गाड़ी में डीपीएफ की प्रॉब्लम नहीं आएगी, इंजन की लाइफ इंक्रीज हो जाएगी, माइलेज भी बढ़ जाएगा। सारी चीजें आज की वीडियो में दिखाऊंगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। गाड़ी अभी मैं सर्विस सेंटर पे ले आया हूँ किया ऑथराइज पे, क्योंकि गाड़ी अभी लगभग 6 महीने ही पुरानी है और ये काम मैं अपने रिक्वेस्ट पे करवा रहा हूँ कि ये काम मुझे करवाना है प्रिकॉशन के तौर पे। सबसे पहला जो मैं काम करवा रहा हूँ इस गाड़ी के अंदर वो है इनटेक मैनिफोल्ड को रिमूव करने का। इनटेक मैनिफोल्ड जहाँ से हवा अंदर जाती है और इनटेक मैनिफोल्ड से पहले ही आपको शटर वॉल लगा हुआ दिखता है, वहाँ से भी हवा अंदर जाती है इंजन के। लेकिन इन सारी चीज़ों में को खोलने की ज़रूरत क्यों है? वो है इसके अंदर जमा हुआ कार्बन। कार्बन सबसे बड़ा दुश्मन है आपके इंजन का। ये कार्बन का डिपॉजिट आपके शटर वॉल में होता है, इनटेक मैनिफोल्ड में होता है, बिकॉज ऑफ ईजीआर। ये देख रहे हो आप, कार्बन जमा हुआ। नई गाड़ी है, 30,000 किलोमीटर ही सिर्फ चली है, ये हालत है। ये लगा हुआ है इसका ईजीआर वॉल्व, इसको भी हमें बाहर निकालना पड़ेगा। ये काम करता है आपके एग्जॉस्ट गैस को दोबारा से इंटेक करवाता है और इसकी वजह से ही यहाँ पे कार्बन का डिपॉजिट होता है, सूट मास यहीं पे जमा हो जाता है। और ये लगा हुआ आपका ईजीआर वॉल्व का पूरा कंप्लीट सिस्टम, ये हम बाहर निकालेंगे। इसके अंदर भी आपको खोल के दिखाएंगे कितना सारा डिपॉजिट है जो आपके एयर को रिस्ट्रिक्ट करता है। इनटेक मैनिफोल्ड हमने बाहर निकाल दिया। इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर देखोगे आप तो कार्बन बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इसको क्लीन करने से पहले कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, जैसे कि ये रबर रिंग वगैरह हटाने हैं। ईजीआर वॉल ये खोल के पूरी तरह से इसको साफ करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर वॉल है जो बार बार ओपन होता है, क्लोज होता है। कुछ कंडीशन में जाम होने के बाद ये जाम हो जाता है, एक ही पोजीशन पे अटका रह जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी का परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है। कई बार गाड़ी ओवरहीट भी होती है, गाड़ी माइलेज नहीं देती। इनटेक यहाँ से एयर अंदर जाती है। अब इस एयर को फ्री फ्लो चलाने के लिए, इंजन की सांसें खोलने के लिए, एक तरह से आप कहें तो इसकी नाक साफ करने के लिए ये सारा सिस्टम क्लीन हो रहा है। इंटरकूलर भी साथ में हम निकाल रहे हैं। इंटरकूलर का काम होता है कंप्रेस्ड एयर को ठंडा करना जो टर्बो से आती है, क्योंकि टर्बो से आ रही है तो वहां थोड़ा बहुत ऑयल आ ही जाता है, जिसको क्लीन करने से गाड़ी का परफॉर्मेंस बढ़ता है। इनटेक मैनिफोल्ड के अंदर जमा हुआ डिपॉजिट, ये सूट मास वही है जिसको डीपीएफ ट्रैप करता है, क्योंकि ईजीआर लगा हुआ है, उन गैसों को वो यहाँ डालता है। यहाँ इन सारी चीज़ों का डिपॉजिट हो जाता है और यही आपके डीपीएफ के लिए दोबारा से खतरा बनता है। ईजीआर वॉल्व को साफ करना, साथ में इसके लगा हुआ स्विल्व वॉल्व जो ये इनटेक मैनिफोल्ड में लगा होता है, इसको भी साफ करना होता है। कई बार ये भी अटकता है। यह है गाड़ी का मैप सेंसर, इसको भी खोल के साफ करना और इस पे लगा हुआ डिपॉजिट भी आपको बता देता है कि कितना कार्बन इसके अंदर निकल सकता है। बाहर से इसको सिर्फ खोल के चेक करके और आप इनटेक मैनिफोल्ड खोलने का या ना खोलने का फैसला ले सकते हो। इनटेक मैनिफोल्ड को क्लीन करने के लिए डीजल और पेट्रोल का यूज किया जाता है आमतौर पर, लेकिन इसके लिए प्रॉपर केमिकल्स भी आते हैं जिसमें कार्बन पूरी तरह से घुल जाती है और अच्छे से उसको साफ किया जा सकता है। आप डीजल पेट्रोल से साफ करते हो, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन इस तरह भी साफ हो जाता है। ईजीआर वॉल को साफ करने के लिए भी सेम यही प्रोसेस है। वॉल स्टक हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत करेगा, और ये ईजीआर वॉल की ही वजह से हर जगह ये कार्बन पहुंचता है, तो इसको तो हमें अच्छे से साफ करना ही पड़ता है। ईजीआर वॉल को के अंदर भी आपको असेंबली मिलती है जो कूलर असेंबली है, इसको भी अच्छे से साफ करना पड़ता है। अब ये BS6 गाड़ियों में ज्यादा सेंसिटिव क्यों हो गया? क्योंकि हमारी गाड़ियों में लगा हुआ है एक डीपीएफ जो धुएं को फिल्टर करता है, कार्बन को ट्रैप करता है। अब इन सारी चीजों से इफेक्ट होता है कंबशन। कंबशन सही ना होने की वजह से कार्बन सूट मास ज्यादा निकल सकता है और डीपीएफ आपका बार बार रीजनरेशन मांग सकता है। बार बार रीजनरेशन होने की वजह से आपका डीपीएफ खराब होता है। कई बार तो ये इशू इतना बड़ा हो जाता है कि लोग बार बार उसको साफ करते हैं, फिर वो लाइट आती है, फिर उसको साफ करते हैं, लेकिन उसकी मेन जड़ तक नहीं पहुंच पाते। कई बार कंबशन इन वजहों से भी सही से नहीं होता, और कई बार रिच मिक्सचर होता है, इंजेक्टर का सही से काम ना करने की वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है। इन सारी चीजों को अगर मेंटेन करके रखेंगे तो फिर डीपीएफ वाली गाड़ी आप आराम से चला सकते हो। गाड़ी में कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है, साथ में कूलेंट भी टॉपअप किया गया है, क्योंकि खोलते समय कूलेंट थोड़ा बहुत गिर जाता है। कूलेंट हमने सेम वुर्थ का डाल दिया और अब गाड़ी को स्टार्ट भी कर दिया है। ये प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा होता है, टाइम लेता है, ये सुबह से लेकर शाम हो गई ये प्रोसेस करने में। अब इसका सर्विस का काम शुरू होगा। सर्विस में भी कुछ अलग चीजें मैं कराने जा रहा हूं, क्योंकि गाड़ी 30,000 किलोमीटर चल चुकी है और इस 30,000 किलोमीटर में कंपनी रिकमेंडेशन के हिसाब से 3 बार ऑयल चेंज होना चाहिए था, जबकि मैं 5 बार करा चुका हूं।
क्यों ऐसा करा चुका हूँ, मेरा मेंटेनेंस शेड्यूल अलग होता है प्रिकॉशन वाला। इसके लिए मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, आप चाहो तो वो देख सकते हो, जिससे आप समझ सकते हो कि आपकी गाड़ी को उस समय क्या नीड है। और देखने में आपको लग रहा होगा कि पैसा ज़्यादा खर्च कर रहा हूँ, लेकिन असल में मैं पैसे कम खर्च कर रहा हूँ। वो कैलकुलेशन भी मैंने वीडियो में दिखाया है। कंपनी का रिकमेंडेशन होता है, देखो, ऑयल फिल्टर, ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल और बाकी रूटीन चेकअप्स। लेकिन मैं इंजन ऑयल तो चेंज कराता हूँ। इंजन ऑयल चेंज कराने के साथ साथ इंजन ऑयल की क्वालिटी और क्वांटिटी हर बार चेक करता हूँ, क्योंकि इस BS6 गाड़ी में डीजल भी मिक्स हो जाता है इंजन ऑयल के साथ। इसलिए इसको बार बार चेक करना ज़रूरी है कि हेल्थ कैसी चल रही है इंजन की। ब्रेक पैड्स, देखो, इस बार इन लोगों ने खोले हैं, पिछली बार नहीं खोले थे। कंपनी का रिकमेंडेशन इनका 30,000 किलोमीटर पे खोलने का है, लेकिन मैं तो ये करता हूँ कि हर सर्विस में इनको खोल के चेक करना चाहिए। कैलिपर पे ग्रीसिंग होनी चाहिए, कैलिपर पिन के ऊपर स्पेशल ग्रीस लगती है, वो लगानी चाहिए। भाई साहब ने जब चेक किया तो पाया कि साहब ये डिस्क पैड घिसे ही नहीं है, मुश्किल से 10% भी नहीं घिसे होंगे ये, और मैं 30,000 किलोमीटर से ऊपर गाड़ी को ड्राइव कर चुका हूँ। जबकि इस गाड़ी को मोस्टली मैंने पहाड़ों पे ही ड्राइव किया है, हिल पे ज़्यादातर ड्राइव करता हूँ, फिर भी डिस्क पैड्स इतने कम घिसते हैं। गाड़ी के पार्ट्स में घिसावट बहुत कम होती है और मेरा माइलेज कंपनी क्लेम से भी हर गाड़ी का ज़्यादा ही निकलता है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है? अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, इसके लिए एक डिटेल वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। अभी गाड़ी का ऑयल फिल्टर चेंज करने में आपको इंजन ऑयल भी मेजर करके दिखाऊंगा कि कितना ऑयल निकला है। ऑयल फिल्टर हर ऑयल चेंज पे चेंज होता है और वो कंपलसरी है, होना ही होना चाहिए। एयर फिल्टर डिपेंड करता है कंडीशन पे, चेक करके चेंज किया जा सकता है, बट फिर भी मैंने इसको चेंज कर दिया, जबकि ये चेंज करने लायक नहीं था। एयर फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है BS6 डीजल गाड़ियों के लिए, तो मैंने इसको चेंज करा दिया, आगे देखा जाएगा। साथ में केबिन फिल्टर, इसके अंदर चूहे आने लगे हैं, ये चूहे की बीट दिख रही है, इसका सोल्यूशन आने वाली वीडियो में करेंगे। कई गाड़ियों का कर चुका हूँ, कुछ लोग तो जानते भी होंगे। फिलहाल इसको तो हमने क्लीन करवा के ही लगवा दिया। अब बारी आती है इंजन ऑयल डालने की, तो मैंने 300 ml इंजन ऑयल कम कराया है, जितना कंपनी कहती है, क्योंकि मैं इसमें डालने वाला था सेराटेक, एक एडिटिव है जो फ्रिक्शन मॉडिफायर है, लेकिन ये डायरेक्ट इंजन में डाला जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे बताने तक भाई साहब डाल चुके थे, चलो कोई बात नहीं। अब देखो, लिक्विमोलिका सेराटेक मैं अपने हर गाड़ी में डालता हूँ, नई गाड़ी लेते ही डाल देता हूँ, लेकिन इस बार मैंने 30,000 किलोमीटर तक वेट किया, जब कंफर्म हो गया कि हाँ ये सेफ है, इसको डाला जा सकता है, तब मैं ये सेलेक्टेड प्रोडक्ट ही इसमें डाल रहा हूँ। लगभग 5 लीटर इंजन ऑयल के लिए 300 ml ये इनफ होता है। अभी O2 सेंसर भी खोल दिया है, इसको क्लीन करेंगे, क्योंकि इसमें भी सूट मास जमा हो जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी के परफॉर्मेंस में दिक्कत आती है। यही सूट मास आपके DPF में भी होता है, DPF में उसको जला दिया जाता है, ऐश बना के फिर निकाला जाता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर पार्टिकल्स रह जाते हैं। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि इसको एक बार DPF को भी खोल के साफ कर लिया जाए, क्योंकि आज हमारे पास समय कम था, पूरा दिन इसी में लग गया, इसलिए इस DPF वाले पार्ट को मैंने आगे टाल दिया। ये मैं आगे काम कराऊंगा, लेकिन फिलहाल उसी DPF का रीजनरेशन करने के लिए और गाड़ी को टेस्ट करने के लिए गाड़ी को रोड पे लेके आए हैं। गाड़ी को 100-120 की स्पीड में चला रहे हैं, अच्छे हाई RPM पे चला रहे हैं। इस तरह के प्रोसेस को इटालियन ट्यूनअप भी कहा जाता है। हाई RPM पे अच्छी स्पीड में गाड़ी को चलाना, गाड़ी को अच्छे से हीटअप कर देना, ताकि जगह जगह जमा हुआ कार्बन बर्न हो जाए। लेकिन इसको करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस भी होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जिसको ध्यान में रखना होता है, कहीं ऐसा ना हो इसको आप चला के इंजन को ओवर हीट ही कर दो और प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। तो इसलिए इस तरह से तभी करना है जब आप इसके बारे में पूरी तरह से जानते हो। इसको इस तरह से टेस्ट करने का एक पर्पस ये भी है, क्योंकि हमने गाड़ी के बहुत सारे पार्ट्स खुलवाए थे। इनटेक मैनिफोल्ड की वजह से आपको ECM भी निकालना पड़ता है, शटर वॉल्व भी निकालना पड़ता है, और इन सारी चीज़ों को टेस्ट हो जाना दोबारा ज़रूरी है कि सही तरीके से लगे हैं और ये सही तरीके से काम भी कर रहे हैं, कहीं कूलेंट तो कम नहीं हो जा रहा है। अब इंजन ऑयल की बारी आती है, जो हम नाप के देख रहे हैं कि इंजन ऑयल कितना निकलता है। मोस्टली गाड़ियों में इंजन ऑयल पहले कम हो जाया करता था, जो कि नेचुरल है, 100-200 ग्राम 500 ग्राम तक कम होता था, लेकिन इन गाड़ियों में इंजन ऑयल बढ़ जाता है, क्योंकि रीजनरेशन के समय डीजल इंजेक्टर के थ्रू आपके चैम्बर में भी पहुंच जाता है। इस गाड़ी में आप देखो लगभग 800 ग्राम के आसपास डीजल मिक्स हो चुका था इंजन ऑयल में, और यही वजह होती है कि मैं इंजन ऑयल को टाइम से पहले चेंज करा देता हूं। मुझे मालूम है कि ऑयल की कैपेसिटी कहां तक आ चुकी है। इंजन ऑयल का ग्रेड चेंज हो जाता है, विस्कोसिटी चेंज हो जाती है जब डीजल मिक्स हो जाता है। ये सारे काम करने के बाद अब गाड़ी का लगा रहे हैं एक बार फिर से फोर्स रीजनरेशन, जो हम वहां पे करके लाए थे। दोबारा से यहाँ पे इसका सारा टेस्टिंग होगी, पार्ट भी रीसेट होता है। इसकी एक लिमिट होती है कि इतने समय तक वो इतने बार रीजनरेशन हो सकता है, फिर उसको रीसेट करना पड़ता है दोबारा से, ताकि दिक्कत ना आए, गाड़ी अपने आप से ही उसको पैसिव रीजनरेशन करती रहे। अगर डीजल गाड़ी में ये काम आप टाइम से कराते रहते हो
तो आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम जल्दी आती नहीं है। ये प्रिकॉशन के तौर पे किए गए सारे काम थे। मैंने इस गाड़ी की वॉशिंग और क्लीनिंग यहाँ नहीं कराई क्योंकि टाइम लगता है यहाँ पे ज़्यादा और मुझे लगता है मैं इसको ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ और इससे कोई वारंटी भी वॉइड नहीं होती है। फिलहाल ये सारा काम कराने में मेरा बिल आया 12,800 रुपये के आसपास, जिसमें पार्ट्स, लेबर, सारा कुछ इंक्लूड था। और इसके बाद मैंने राजस्थान ट्रिप की लगभग गाड़ी को 2-2,500 किलोमीटर और चलाया। वो परफॉर्मेंस वाली वीडियो देखनी हो तो जाके आप देख सकते हो। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। मन में कोई सवाल या फिर कोई सुझाव आ गया होगा, बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।